Good morning to all my online dear students. In the last class we are discussing about types of electrode, जिनमें हमने दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स को देख लिया था. सबसे पहला इलेक्ट्रोड था हमारे पास मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जो हम लोग काफी डिटेल में पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके थे. दूसरा हमने देखा था गैस आयन इलेक्ट्रोड, जिसके अंदर वो भी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं. तो कल मैंने क्लोरीन वाला आपको बताया था. ठीक है, तो आज वहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे. हमारा थर्ड टाइप का जो इलेक्ट्रोड है दैट इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, या जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल भी बोला जाता है. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, थर्मोडायनेमिक्स देखा था, थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल. तो उसके अंदर मैंने आपको लास्ट पैरामीटर पढ़ाया था, जस्ट हम लोग उनको देख लें अगर 2 मिनट के अंदर. हमने देखा था कि हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला. और टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या था, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर इज नोन एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर दिया हो बेटा, तो आप आसानी से टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1, जिससे हम लोग dE/dt भी लिख सकते हैं, है ना. तो ये हमने देखा था. और कॉमनली प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट. तो यहां ब्रैकेट आप देखोगे साइड में तो P लिखा रहता है, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर किया है. तो हमने ये देखा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट की हेल्प से हम लोगों ने डेल्टा H को भी निकालना सीखा, हीट ऑफ रिएक्शन को. डेल्टा G को भी निकाल सकते हैं और डेल्टा S को भी निकाल सकते हैं. तो हम लोगों ने जो निकाला था, हम लोगों ने सेकंड चीज निकाला था हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H. तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, माइनस NF, है ना. और क्या आया था आपका E माइनस टी dE/dt. ये फॉर्मूला हमारे लिए आया था किसका, डेल्टा H का, रिएक्शन का. अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होते हैं ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको सब वैल्यू गिवन रहेगा. तो dE/dt निकालने का, T1 पे अगर अलग वैल्यू है, T2 पे अलग, तो इस फॉर्मूले से जाओगे आप. आपको हो सकता है क्वेश्चन में डेल्टा H भी दे देता है ना. बुकलेट के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको डायरेक्ट डेल्टा H गिवन है. तो अगर आपको डेल्टा H गिवन है तो आपको वो बताएगा किस टेम्परेचर पे, जैसे 25 पे बता देगा तो E की भी वैल्यू बताएगा. तो आप यहाँ पे 25 का टेम्परेचर के हिसाब से रखोगे 298, यहां उसकी वैल्यू रखोगे, रिएक्शन से n पता ही चल जाएगा, सेल रिएक्शन से डेल्टा H दिया होगा, तो dE/dt यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये भी एक तरीका है dE/dt निकालने का. और अगर dE/dt पता है तो डेल्टा H निकाल सकते हैं, कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने. उसके बाद अगर हमसे पूछे कभी डेल्टा G निकालने के लिए, डेल्टा G, तो डेल्टा G का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने बेटा, डेल्टा G तो माइनस NFE से ही निकाल लेते हैं. डेल्टा G के लिए तो माइनस NFE ही लगा दिया जाता है. और डेल्टा S अगर हमसे पूछ ले एंट्रोपी चेंज, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आया था NF dE/dt. ठीक है, तो dE/dt डेल्टा H में भी हेल्प करता है, डेल्टा S में भी हेल्प करता है. डेल्टा G के लिए तो केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. तो ये हमने लास्ट क्लास में देखे थे. ठीक है, 4 फॉर्मूले. और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड को देखा था. तो इन फॉर्मूलों को याद रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं हमसे. चलो, तो हम लोग 2 तरीके के इलेक्ट्रोड्स देख चुके हैं. एक था मेटल आयन इलेक्ट्रोड और दूसरा गैस आयन इलेक्ट्रोड. आज थर्ड इलेक्ट्रोड की बात करते हैं हम लोग. थर्ड इलेक्ट्रोड है अपने पास रेडॉक्स इलेक्ट्रोड. रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, जिससे हम लोग कभी कभी इसे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल भी इसको बुलाया जाता है. ठीक है, क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल का मतलब क्या है, इस तरीके के हाफ सेल के अंदर एक ही मेटल 2 अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होगा, ताकि जब उसको ऑक्सीडेशन होना हो तो ऑक्सीडाइज हो जाए, जब रिड्यूस होना होगा तो रिड्यूस हो जाए. जैसे Fe की बात करो, फेरस, तो फेरस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe+2 भी है और Fe+3 भी है. तो +2 +3 में भी जा सकता है और +3 वापिस +2 में भी आ सकता है. तो एक ऐसा हाफ सेल जिसके अंदर आयन रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ आयंस रहेगा किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इज नोन एज द हमारे लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल. तो हम लोग यही लिखेंगे इसके अंदर, दिस हाफ सेल कंटेंस सॉल्यूशन ऑफ आयंस ऑफ any element
of any element in its two different oxidation states, in its two different oxidation states। ठीक है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही एलिमेंट का सॉल्यूशन ऑफ आयन रहेगा जिसके अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मेटल मौजूद रहेगा। ठीक है, और साथ में अब इसमें मेटल, अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए, क्योंकि आप हाफ सेल बनाए तो इसको कनेक्ट करोगे ना सेल बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने के लिए यहाँ पे आयन से तो करने नहीं वाला ट्रांसफर, तो उसके लिए हमें एक सॉलिड इलेक्ट्रोड लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के तौर पे किसको यूज किया जाता है? प्लेटिनम वायर को। ठीक है, गैस आयन हाफ सेल में भी हमने किसको यूज किया था? प्लेटिनम की वायर को। इसमें भी किसको यूज करेंगे? प्लेटिनम वायर को हम लोग इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। और मेटल आयन में तो खुद मेटल ही इलेक्ट्रोड की तरह काम करता था, है ना, तो इसमें हम लोग ये भी लिखेंगे and a platinum wire is dipped into the solution. Platinum wire is dipped into the solution which acts as इलेक्ट्रोड। जो किसकी तरह काम करेगा आपका बेटा? इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोड। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होगा आपके पास? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के लिए आपके पास एक कंटेनर होगा, इसके अंदर आपका बेटा आयंस रहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ किसका होगा? आयंस का, एक ही मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ M प्लस M कॉमा M प्लस N आयंस। ठीक है ना, एक ही मेटल, कोई मेटल M है, वो M प्लस M में भी है और M प्लस N आयंस में है। और यहां पे मान लो M की वैल्यू जो है N से क्या है? बड़ी है, मतलब Fe+3 और Fe+2 ऐसे लिंक करो। Fe+3 और Fe+3 आयंस का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऑफ M प्लस M कॉमा M प्लस N आयंस है। और चूंकि यहाँ पे आयंस है तो आयंस तो हमारे लिए काम करेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, तो हमें इसके अंदर से एक रॉड डिप करानी पड़ेगी। और यही जो रॉड इसके अंदर हम लोग डिप कराएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेटिनम वायर। यही हमारे लिए इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। ये जो प्लेटिनम की वायर इसके अंदर डाला जाएगा, ये हमारे लिए इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। अब बात की जाए अगर इसको एनोड की तरह रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे दिखाए जाएंगे? अगर इसको एनोड की तरह रिप्रेजेंट करना हो इस सेल को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एनोड में बेटा हमेशा इलेक्ट्रोड कहां पे आता है? लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पे। इलेक्ट्रोड क्या है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम तो आएगा सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन आएगा। फिर आपका देखो M प्लस M और M प्लस N में M बड़ा है और N छोटा है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब छोटे से बड़े में जाना। मतलब हमारा M प्लस N एक्वस जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? M प्लस M में। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? आप देखो, चूंकि M प्लस M और M प्लस N दोनों एक्वस फेज में ही है और सिंगल वर्टिकल लाइन फेज ऑफ सेपरेशन को बताता है। चूंकि यहाँ पे फेज सेम ही है, एक्वस फॉर्म, तो जब सेम पेज में होते हैं बेटा तो उनको कॉमा लगा के लिखा जाता है। ठीक है ना, तब उनको हमें सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एनोड पे रिप्रेजेंटेशन प्लेटिनम इधर आएगा बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे, और M प्लस N से M प्लस M बनेगा। यहां पे क्या आएगा? M प्लस M। आप इनमें आगे पीछे किसी को लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनोड हमें कैसे पता चलेगा? अगर प्लेटिनम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे लिखा होगा तो मतलब क्या है? एनोड है, और राइट मोस्ट पार्ट पे लिखेंगे तो कैथोड होगा। इनमें आप आगे पीछे कर सकते हो, ये बस समझने के लिए मैंने किया। प्लस N से किस में जाना? प्लस M में, क्योंकि ये छोटा ऑक्सीडेशन नंबर है, ये बड़ा। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ये हो गया एनोड का नोटेशन। अगर कैथोड को दिखाना हो तो कैथोड को कैसे लिखा जाएगा? तो कैथोड का नोटेशन क्या होगा बेटा? अब हमारे पास राइट मोस्ट पार्ट पे क्या आएगा? प्लेटिनम सॉलिड। इलेक्ट्रोड सबसे राइट मोस्ट पार्ट में, और इस साइड में अब आपका क्या आएगा? इस साइड के अंदर, इस साइड में आयंस आएंगे। चूंकि दोनों एक ही एक्वस फॉर्म में ही है, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा M प्लस N एक्वस कॉमा M प्लस M एक्वस। ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो
ये इस तरीके से हम लोग कैथोड को डिनोट करेंगे। दिखाने का तरीका बस आप इससे पहचानिए, अगर आपका प्लेटिनम लेफ्ट मोस्ट पार्ट में बैठा है तो एनोड है, और राइट साइड में बैठा होगा तो आपके लिए कैथोड होगा। तो ये वाले सेल हमारे लिए रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, ऐसे लिखा हुआ हमें मिलेगा, क्योंकि एक ही मेटल दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। ये आप आगे पीछे कोई भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, जैसे देखो यहाँ पे रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन के लिए m को पहले लिख दो और n को बाद में, ताकि आपको क्लियर रहे कि m किस में जा रहा है, n में, m से किस में जा रहा है, n में रिड्यूस हो रहा है। अब इनके रिएक्शंस की अगर बात कर लें कि अगर एनोड का रिएक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन अगर इसके लिए लिखनी पड़े, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना पड़े, तो एनोड का हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे बेटा, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब छोटी वाली वैल्यू बड़े में कन्वर्ट होगी। तो चूंकि एनोड हाफ सेल पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने का मतलब m प्लस एन एक्वस जो है ये कन्वर्ट होगा आपका किसके अंदर, m प्लस m एक्वस में, प्लस n से प्लस m में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, m माइनस n इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर ये +2 है, ये +3 है, तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 3 माइनस 2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो m माइनस n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एनोड हाफ सेल की रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर अगर नस्ट इक्वेशन बोले, नस्ट इक्वेशन फॉर एनोड हाफ सेल रिएक्शन, तो इसका नस्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा। अब चूंकि इसमें क्या क्या गिवन रहेगा, इसका कंसंट्रेशन हमें दिया होगा मान लो C1 मोलर, इसका अलग कंसंट्रेशन दिया होगा क्या आपको, C2 मोलर, इस तरीके से इसमें मान लो इसका कंसंट्रेशन दिया होगा आपका C3 मोलर, और इस पे दिया है मान लो C4 मोलर। कैथोड की तरह लिखोगे तो ऐसे कर लो, एनोड की तरह लिखने के लिए ऐसे कर लो। अब नस्ट इक्वेशन अगर इसके ऊपर अप्लाई कर दो तो नस्ट इक्वेशन में क्या लिखोगे बेटा, बोलो, E किसका निकालोगे, m प्लस n से m प्लस n के लिए, तो m प्लस n ऑब्लिक m प्लस m, ठीक है, प्लस n से प्लस m में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट ऑफ m प्लस n से m प्लस m, जो न्यूमेरिकली हमें क्वेश्चन में क्या रहता है, गिवन होगा, ये हमेशा हमें न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में क्या रहता है, गिवन, माइनस 0.059 बाई n, n का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो कितना हो रहा है, m माइनस n, m माइनस n, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, m प्लस m, और रिएक्टेंट क्या है, m प्लस n, चूंकि दोनों इक्वस में है तो दोनों आएंगे बेटा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस m आएगा, और नीचे आपका कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n आएगा, है ना, विजिबल है वहां तक की चीज, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसका नस्ट इक्वेशन आप लिखोगे, किसके लिए, एनोड के लिए लिखना होगा तो, ठीक है। आप अगर कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बताओ, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, तो कैथोड की तरह अगर ये काम करेगा तो कैथोड पे क्या करवाओगे, रिडक्शन, अगर आपका रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, मतलब इस तरीके से अगर आपको दिया है रिप्रेजेंटेशन में, तो इसे कैसे लिखोगे, तो कैथोड पे चूंकि रिडक्शन होना है बेटा, तो रिडक्शन का मतलब हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस m में है हाइयर वाला, तो प्लस m वाला कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्लस n के अंदर, ठीक है, और प्लस m प्लस n में जाएगा, जस्ट इस रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा ना, तो कैसे करेंगे, m माइनस n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो प्लस m वाला आपका किस में चला जाएगा, प्लस n के अंदर, तो ये आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। और आप इसे चाहो तो इसके लिए अगर नस्ट इक्वेशन लिखोगे, नस्ट इक्वेशन फॉर कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर लो, तो क्या लिखोगे बोलो, E ऑफ m प्लस m ऑब्लिक m प्लस n, है ना, ऐसा समझो, Fe+2 और Fe+3 दो एटम सोच लो, Fe+2 और Fe+3, तो 3 2 से बड़ा ही होता है, तो मतलब +2 का +3 में कन्वर्ट होना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड हाफ सेल पे, ठीक है, और +3 का +2 में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो उस तरीके से आप लिंक करके समझ सकते हैं, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ क्या हो जाएगा, m प्लस m ऑब्लिक m प्लस n, ये न्यूमेरिकली हमें वैल्यू क्या रहेगी, गिवन होगी, माइनस 0.059 बाई कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, m माइनस n, लॉग ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट, ऊपर m प्लस n आएगा, नीचे आपका m प्लस m आएगा, तो ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ m के पावर m प्लस m, है ना। तो आप अगर इसके फॉर्म में लिखोगे तो इनवर्स करोगे बेटा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो मैंने बताया ये दोनों वैल्यू सेम होती है, बस केवल मैग्नीट्यूड अलग हो जाता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है, साइन चेंज हो जाता है, किसी का प्लस किसी का
माइनस। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें अगर मैं, कि इनके एग्जाम्पल्स लिखे, कुछ इस फॉर्म में एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ये एनोड और कैथोड का नोटेशन लिखा है इस फॉर्म में। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर कि कैसे हमें देख के पता चलेगा, तो देखो एग्जाम्पल्स इसके लिखते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, आपको पीटी सॉलिड ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, Fe+2 एक्वस कॉमा Fe+3 एक्वस। तो ये हमारे लिए किस तरीके का सेल हो गया, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल हो गया। ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब आप +2 को किस में कन्वर्ट करवाओगे, +3 में। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो इस तरीके से, पीटी सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन Sn+2 एक्वस कॉमा Sn+4 एक्वस। तो देखो +2 से +4 जा रहा है, ये भी हो गया इस तरीके का। तो ये एनोड वाले हो गए है ना। अब कुछ कैथोड वाले को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये क्या बता रहे हैं, एनोड हाफ सेल। ये भी क्या है, एनोड हाफ सेल। अगर आपको कैथोड हाफ सेल बनाना हो तो कैथोड हाफ सेल कैसे बनाओगे आप, तो कैथोड हाफ सेल के लिए आपका पीटी सॉलिड बिल्कुल राइट मोस्ट में आएगा सबसे पहली चीज, ठीक है। अब लेफ्ट मोस्ट में आप जिसको भी करवाना है रिडक्शन, उसका रिडक्शन करवा लो। जैसे अगर मान लो मैं इसी का बनाऊं, Fe+3 एक्वस कॉमा Fe+2 एक्वस, तो लो हो गया ये रिडक्शन की तरह। अब ये किस तरह काम कर रहा है, रिडक्शन की तरह, +3+2 में जाएगा। प्लेटिनम सोडियम मतलब कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स तो आप खुद ही बना सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जांपल दिखाऊं, MnO4- जो होता है, परमैग्नेट आयन जो होता है आपका, अगर इसको आप एसिडिक मीडियम में ले लोगे बेटा, तो परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है, 5, और कन्वर्ट किस में होता है, Mn+2 में, ठीक है। Mn+2 के अंदर +7 से किस में जाता है, +2 में। कौन से मीडियम में, एसिडिक। तो अगर मीडियम एसिडिक है बेटा, तो यहां पे देखना आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको H+ भी लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लेटिनम सॉलिड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। +7 से किस में जा रहा है, +2 में। एन फैक्टर कितना होता है, 5 होता है ना एसिडिक मीडियम में। तो बेसिकली H+ किसको बता रहा है, यहाँ पे जो H+ कभी लिखा हुआ मिल जाए सेल में, तो ये हमारा बता रहा है एसिडिक मीडियम को। किसको बता रहा है, एसिडिक मीडियम। और अभी जब रिएक्शन बैलेंस करोगे ना, तो उसकी जरूरत पड़ती है H+ की। अभी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इसके ऊपर। 5th की बात करो, एक और एग्जांपल, अगर इसको बेसिक मीडियम में करवा दोगे, तो MnO4- बेसिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है, 1। तो ये कन्वर्ट होगा आपका MnO4-2, है ना। तो आप देखो +7 से किस में चला जाता है, +6 में। और चूंकि बेसिक मीडियम यूज किया है हमने, तो यहाँ पे OH- एक्वस भी लिखा हुआ हमें मिलेगा। और ये है ना। तो आप प्लेटिनम अगर लेफ्ट पे बैठा है तो मतलब एनोड की तरह काम कर रहा है, राइट साइड में बैठा है तो कैथोड की तरह काम कर रहा है। ये OH- का कंसंट्रेशन यहाँ पे कौन सी चीज को बता रहा है हमें, कि ये किसमें, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होने वाली है। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होने वाली है, H+ आएगा तो एसिडिक मीडियम में। तो ये एग्जांपल्स हैं, इस तरीके से सेल लिखा हुआ मिले तो डेट इज नोन एज द रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ये हमने नहीं देखा था, ये आज देख रहे हैं हम लोग, पहले दिन है ना। मेटल आयन और गैस आयन तो हमने बहुत प्रॉब्लम देखे थे, ये हमारे लिए नए टाइप का था थोड़ा, तो डिटेल में बता दिया है मैंने इसे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगा लेते हैं कि न्यूमेरिकली ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है। ये तो मैंने बता दिया, नस्ट इक्वेशन कैसे यूज करना है इनके लिए, बस इनको न्यूमेरिकली लगाना सीखते हैं। चलो देखो, तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं इसके ऊपर, सिंपल सा, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सेल दे रहा है आपको पीटी सॉलिड, एजी मत करो, इसको ए कर देता हूं, NO3 का ट्वाइस एक्वस कॉमा NO3 का थ्राइस एक्वस, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन सपोज करिए आपको दिया है 0.01 मोलर, और इसका कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.1 मोलर,
ठीक है, यहाँ इनके नीचे कंसंट्रेशन इनके गिवन रहेंगे ना, जैसे इसका C1, इसका C2 दे सकता है, इसका C3 दे सकता है, C1, C2, C3, इस तरीके से कंसंट्रेशन हमें क्या रहेगा, नीचे सेल के गिवन ही रहता है। तो अब ये दे दिया और इसका ई सेल निकालना है, और साथ में आपको गिवन है, गिवन क्या रहेगा, गिवन है E0 ऑफ A+3/A+2, मतलब A+3 का A+2 में अगर जाए तो इसके E0 की वैल्यू गिवन है, आप सपोज करो -1.5 वोल्ट। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब ये देखो, ये इसको ये हाफ सेल की तरह मैंने बना दिया, और कौन सा हाफ सेल है पहले तो आप देख के पहचानो। तो प्लेटिनम सॉलिड इधर है, और इधर चूंकि दोनों तरफ कॉमा लगा के लिखा है, मतलब ये कैसा है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है। तो पहले हमने अगर इसे पहचान लिया कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है, बस एक बार सेल को पहचान लिया। देखो, क्या मुझे नाइट्रेट आयन से कोई मतलब है क्या, मैंने पहले ही बताया, हमें मेटल और मेटल के आयन से मतलब होता है, उसके एनायन से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो NO3 का कोई रोल नहीं है। इससे हम लोग चाहे तो इस सेल को चाहे तो हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते थे, और PT सॉलिड सिंगल ऑब्लिक लाइन, NO3 हमें पता है -1 का चार्ज होता है, तो A के ऊपर कितना आएगा, +2, A+2 एक्वस, कॉमा यहाँ पे कितना आ जाएगा, A+3 एक्वस, यहाँ पे 0.01 मोलर और यहाँ पे 0.1 मोलर। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। हमें एनायन से तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना, एनायन का तो कोई रोल ही नहीं है ना, हमें उसी मेटल के आयन से मतलब होता है। तो ये हो गया। तो हमने पहले इसे पहचान लिया कि ये बेटा हमारे लिए कौन सा है, एनोड है, ये हमारे लिए कौन सा टर्मिनल है, एनोड हाफ सेल है। तो पहले हमने ये पहचाना, कैसे पता चला एनोड हाफ सेल है, क्योंकि हमें प्लेटिनम सॉलिड लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे दिख रहा है, तो लेफ्ट मोस्ट पे देखते ही हम लोग बता देंगे कि ये किसकी तरह सेल है, एनोड की तरह सेल है। अब एनोड की तरह सेल है तो वही काम सेम करना है, फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, और एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या करवाएंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन करवा दो बस। इसके लिए हाफ सेल है तो एक ही बस करना पड़ेगा, फुल सेल रहता तो एनोड भी लिखते कैथोड भी लिखते, फिर पूरा सम करना पड़ता दोनों का। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, +2 से +3 में जाना। इसको आगे पीछे लिख देने से मैंने बताया आपको, इसको यहां लिख देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो प्लेटिनम सॉलिड लेफ्ट मोस्ट में दिखाई देगा तो एनोड है, और हमें क्या करवाना रहेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करवाना है तो क्या हो जाएगा बोलो, A+2 एक्वस विल बी कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर, A+3 एक्वस, +2 से +3 में चला जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, वही जो मैंने करवाया था, +n से +m में जाना, और m-n इलेक्ट्रॉन मतलब 3 - 2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और इसके हमें E0 की वैल्यू गिवन होगी प्रॉब्लम में। E0 किसकी जरूरत पड़ेगी, +2 से +3 की, मतलब बेसिकली ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। +2 से +3 क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन में मुझे +3 से +2 का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 1.5 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1.5, प्लस 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब आपने ये निकाल लिया बस, तो अब आपको क्या करना है, सीधा नस्ट इक्वेशन लगा देना है, क्योंकि इसमें तो और कुछ करना नहीं, क्योंकि एनोड कैथोड हाफ सेल तो है नहीं कि उसे भी लिखो फिर जोड़ो, तो आप सीधा नस्ट इक्वेशन लगा दो। नस्ट इक्वेशन में क्या लिखोगे, E ऑफ A+2 ऑब्लिक A+3 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, E0 ऑफ A+2 ऑब्लिक A+3 माइनस, ठीक है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई N। N की जगह पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लॉग, या अभी एन ही रहने देते हैं, एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या आएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ A+3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A+2। ठीक है, इस तरीके से। अब बस आपको यही वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। E0 हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होगा, तो बस E0 की जगह पे कितना आया बेटा, 1.5 आ चुका है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन निकालना है। मैंने रिडक्शन की वैल्यू दी थी माइनस 0.059, 0.06 कर लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो 0.06 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो n की वैल्यू 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A+3, तो
तो A+3 का कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला A+3 का है 0.1 और A+2 का 0.01, तो ऊपर आ जाएगा 0.1 और नीचे आ जाएगा 0.01, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 माइनस 0.06 इंटू लॉग 0.1 अपॉन 0.01, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी, ठीक है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा बेटा, और ऊपर कितना हो जाएगा 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, log 0.1/1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी ना, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मतलब 1.5 में से 0.06 जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 1.44 वोल्ट, तो हमारा आंसर है इसका 1.44 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं, आपको कोई भी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड दे दे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल दे दे, तो ये तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, तो ये सिंपल था, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको किस तरीके से लगाना। अब एक क्वेश्चन मैं एडवांस लेवल पे करवा रहा हूं, है ना, एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम इसके ऊपर करवाता हूं कि कैसे एडवांस लेवल में यही क्वेश्चन, है ना, कंप्लीट सेल के फॉर्म में कैसे दिया जा सकता है। तो सेल को देख के डरना नहीं होता है, सेल को बस समझना होता है। अगर आप सेल पढ़ना आता है आपको कि सेल क्या दिया है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा बड़ा सा प्रॉब्लम इसके ऊपर हम लोग करते हैं। कैलकुलेट ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक सेल मैं बना के दे रहा हूं, उसका आपको ई निकालना है। ई सेल दे रहा है पीटी सॉलिड, सिंगल वर्टिकल लाइन। पीटी सॉलिड इधर देखते क्या पता चल गया, एनोड ही है, एनोड तो जाहिर सी बात है इसी साइड बनता है आपका FeSO4 एक्वस कॉमा Fe2SO4 थ्राइस एक्वस। इसका कंसंट्रेशन मैं अभी अननोन के फॉर्म में दे रहा हूं, C1 मोलर है सपोज करो, इसका कंसंट्रेशन C2 मोलर है। फिर डबल वर्टिकल लाइन, आप ये देखते ही पहचान जाना चाहिए पहले आपको कि ये एनोड वाला हाफ सेल कैसा है आपका, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल की तरह है। +2 का +3 में जाना, यहाँ पे +2 का चार्ज होगा, यहाँ पे Fe के ऊपर +3 का चार्ज आएगा जब तोड़ेंगे तो। और इस साइड आपको दे रहा है KMnO4 एक्वस, इसको सब कुछ करो C3 मोलर दिया है, कॉमा MnSO4 एक्वस, इसको सपोज करो आप C4 मोलर दिया है, ठीक है। और आपको साथ में एसिडिक मीडियम दे रहा है H2SO4, और इसका सपोज करो आपको C5 मोलर दिया है, और इस साइड क्या रहेगा आपका पीटी सॉलिड, ठीक है। तो पहले इसको डबल वर्टिकल लाइन तो सॉल्ट ब्रिज को बना दिया। अब ये देख के तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, पर अगर सेल पढ़ने आता है तो हमारे लिए क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहला वाला भी एनोड हाफ सेल भी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, कैथोड हाफ सेल भी आपका रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, और आपको गिवन तो डेटा कुछ रहेगा ही। गिवन क्या है हमारे पास, E0 ऑफ Fe+3 ऑब्लिक Fe+2, +3 से +2 का E0 गिवन है, जो हमारे पास होता है माइनस का 0.77 वोल्ट, ठीक है। और साथ में एक और डेटा गिवन होगा कौन सा, E0 ऑफ MnO4 माइनस का Mn+2 में, और ये होता है आपका प्लस का 1.51 वोल्ट। ये याद नहीं रखने, ये तो क्वेश्चन में क्या रहेगा गिवन होगा। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर देखो देख के भले ये इतना डरावना बड़ा सा सेल लग रहा है, पर सेल की भावना वही है। भावना होने का मतलब क्या, आपको रीड करने अगर आ रहा है तो करना वही काम है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, और बस उनको जोड़ दो, सेल रिएक्शन मिल जाएगा, फिर आप ई सेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले तो सेल पहचानो, तो डबल वर्टिकल लाइन के इस साइड की बात करूं तो ये सेल हमारे लिए कैसा है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। कैसा हो गया, रेडॉक्स हाफ सेल या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, सही है ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कॉमा लगा के सेपरेट किया हुआ है। इस साइड की बात करूं डबल वर्टिकल लाइन के इस साइड की, तो ये भी हमें पहचानने आना चाहिए। ये भी क्या है हमारे लिए, KMnO4 मतलब क्या है, मैग्नीज +7 में है। आपको सॉल्ट तो कोई भी बना के दे सकता है ना, मैं यहाँ Fe+2 से Fe+3 डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने उसको सॉल्ट के फॉर्म में दे दिया। हमें सल्फेट आयन से कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें K+ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सल्फेट आयन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप देखो इसमें MnO4 को MnSO4 मतलब बेसिकली +7 से, ये +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है,
और +7 से +2 रिडक्शन किस में होता है? एसिडिक मीडियम में। KMnO4 का रिडक्शन एसिडिक, इसीलिए आपको H2SO4 भी दिया है। और अभी मैं क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, H+ के सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाले सेल की भी बात करो तो दिस इज ऑल्सो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो 2 रेडॉक्स इलेक्ट्रोड को मैंने जोड़ के दे दिया है आपको, ठीक है। तो अभी एडवांस लेवल का काफी अच्छा प्रॉब्लम है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले काम वही हम लोग करेंगे, हम लोग एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। जो हमारे पास स्टेप्स है उन्हें ही फॉलो करना है। एनोड हाफ सेल पे क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा बेटा? Fe+2 है और यहाँ पे Fe किस चार्ज में? इसका चार्ज यहाँ होता है, इसका चार्ज यहाँ होता है ना, तो Fe+3 में है। तो ऑक्सीडेशन लिखने का मतलब आप Fe+2 एक्वस विल बी कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर? Fe+3 एक्वस, ठीक है। +2 आप +3 में कन्वर्ट करोगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लुच करेगा और यहाँ पे मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? E0 ऑफ Fe+2 से Fe+3, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो मैंने +3 से +2 का आपको दिया है माइनस में, तो +2 से +3 का क्या हो जाएगा बेटा? +0.77 वोल्ट, ठीक है। चलो ये हो गया एनोड हाफ सेल। फिर हम लोग क्या लिखते हैं तुरंत? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रिडक्शन की। तो कैथोड हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी? तो मैंने बता दिया, सॉल्ट से कोई मतलब नहीं, हमें तो उस चीज से मतलब है जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता हो। मैग्नीज कितने में? +7 में। यहाँ पे मैग्नीज कितने में रहेगा? +7, ठीक है ना। और यहाँ पे मैग्नीज देखो कितने में आ गया? +2। तो इसका मतलब हमारा बेसिकली क्या हो रहा है? MnO4 माइनस, KMnO4 का मतलब क्या है? MnO4 माइनस एक्वस, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर बेटा? Mn+2 के अंदर एक्वस। तो अब देखो, ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस करने में केवल इलेक्ट्रॉन लगता है, नीचे वाला आप देखो तो अब ये का क्या हो गया? हाफ रिएक्शन हो गया, है ना। ये कैसा हो गया? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और अब आपको जाना पड़ेगा रेडॉक्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट से। अब ये रेडॉक्स हाफ रिएक्शन है, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? तो सबसे पहले काम क्या होता है? 4 स्टेप्स में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले एटम को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को और सबसे लास्ट में चार्ज को। AOHC, है ना, AOHC ये कोड होता है। सबसे पहले आप एटम बैलेंस करते हो, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं कौन सा? अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर हम लोग किसको बैलेंस करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को। फिर हम लोग बैलेंस करते हैं किसको? हाइड्रोजन को। और सबसे लास्ट में किसको बैलेंस किया जाता है? चार्ज को। ये बैलेंसिंग के स्टेप्स होते हैं, रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। MnO4 माइनस और Mn+2 है, पहले इसे बैलेंस करो। तो Mn इधर भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है और उधर आपका ऑक्सीजन एक भी नहीं है। तो क्या करना का तरीका होता है बेटा बैलेंस करने के लिए? 4H2O इधर जोड़ दो और जितना H2O, इधर 4 ऑक्सीजन ज्यादा है तो उस साइड में 4 H2O जोड़ोगे और 4 H2O जोड़ते ही हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हो जाते हैं? 8। तो उसका तरीका होता है इधर आपको उसके जितने आप H2O डालोगे उसके डबल नंबर में H+ डालना होता है। ये रेडॉक्स में पढ़ा होगा बैलेंस करना। तो MnO4 माइनस से Mn+2 था, ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन 4 H2O मुझे ऐड करना पड़ा ताकि बैलेंस हो सके। और जितना हम लोग H2O डालते हैं उसके डबल नंबर में H+ इधर डालते हैं। अब हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन में। अब लास्ट में चार्ज को। चार्ज इधर कितना? -1 और इस पे +8। तो इधर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 8 में से 1 जाएगा 7, इधर 7 चार्ज है। और इस साइड कितना चार्ज है? +2, इधर +7 इधर +2। तो क्या करना पड़ता है चार्ज बैलेंस करने के लिए? इलेक्ट्रॉन डालते हैं। अब किधर डालोगे इलेक्ट्रॉन को? इधर +2 है, इधर +7 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को और इधर ऐड कर दिया जाए। इधर क्या किया जाए? 5 इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दिया जाए। अब हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पहले ये वाला जो पार्ट मैंने दिया है इसीलिए, है ना, आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने दे दिया है। ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ बुकलेट में। तो आपको पहले रेडॉक्स के फॉर्म में अगर रिएक्शन है आपका, कोई अदर देन एटम आएगा तो आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। अब आप देख सकते हो इसमें H+ आ रहा है और H+ आने के लिए ही मैंने इसका कंसंट्रेशन दिया था आपको। तो H+ की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी ही, ठीक है, समझ गए। चलो अब ये इसका E0 दिया है क्या? इसका भी E0 गिवन है। इसका E0 कितना है? E0 ऑफ MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn+2 दिया है यहाँ पे। MnO4 से Mn+2 का प्लस का 1.51 वोल्ट। तो बस आपने दोनों हाफ सेल रिएक्शन लिख लिया है। तो बस अब आपको इनको क्या करना है? सीधा जोड़ दो तो आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। और एक बार आपने कंप्लीट सेल रिएक्शन निकाल लिया तो फिर आपको जोड़ने आ जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी?
तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 है या 1 है, तो पहले क्या कर दो, ऊपर वाले को भी पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर को तो सेम करना होगा ना, तभी हो पाएगा ना। तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन अब क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे ना। और ई नॉट में मल्टीप्लाई होगा क्या 5 से, नहीं, क्योंकि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपका क्या आएगा कंप्लीट सेल रिएक्शन बेटा, 5 Fe+2 एक्वस यहां से, ठीक है। इस साइड में और क्या बचा, प्लस MnO4 माइनस एक्वस, ठीक है, प्लस H प्लस एक्वस। और कंप्लीट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके हैं। इस साइड में क्या आएगा, ये 5 इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ होगा आपका, तो 5Fe+3 एक्वस, और नीचे से क्या बचा है बेटा, प्लस Mn+2 एक्वस प्लस 4H2O। तो ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा। और इस कंप्लीट सेल रिएक्शन का अब मुझसे अगर ई नॉट ऑफ सेल पूछे तो कितना लिखेंगे बताओ। ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, पहला और दूसरा, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो ई नॉट सेल मिल जाएगा। तो 1.51 में 1.77 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2.28 आ जाएगा, सही है ना। 2.28 आपका आ जाएगा। तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई आपकी 2.28, दोनों को जस्ट जोड़ दिया। मुझे इलेक्ट्रो ई सेल निकालना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा बेटा, फाइनली देखो आप स्टेप वाइज चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप सबसे अब लास्ट में क्या लगाओगे, नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन क्या कहता है हमें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बस इसमें वैल्यूज को रखते हुए चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल की वैल्यू हमने निकाली है कितनी बेटा, 2.28 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन की जगह पे देखो, एन की जगह पे कितना रखोगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का, तो एन की वैल्यू कितनी रखोगे 5 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में Fe+3 भी है, Mn+2 भी है, H2O को नहीं लेंगे, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की एक्टिविटी 1 बताया मैंने, तो H2O तो नहीं आएगा आपका, ये दोनों लेकिन जरूर आएंगे। तो ऊपर क्या आएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 के पावर कितना बेटा 5, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 के पावर 5 हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऊपर जाता है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Mn+2, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका आएगा, इधर से कौन कौन आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तीनों आएंगे रिएक्टेंट साइड से। तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 के ऊपर कितना आएगा आपका 5 का चार्ज, अच्छा दोनों 5 पे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 के ऊपर कितना आएगा 5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ के पावर कितना आपका 8, जो कोएफिशिएंट है। तो इस तरीके से आ जाएगा। और बस अब आप इनकी जगह पे क्या कर दो, इनकी वैल्यूज को रख दो, तो आपको डायरेक्ट फाइनली ई सेल का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यही लिख देता हूं मैं, चलो। तो फाइनल आपका ई सेल का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, बस उनकी कंसंट्रेशन की जगह पे रख दो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यही वैल्यूज गिवन रहेंगे, है ना, ये जो मैंने लिखे हैं। तो ये आपका 0.05 बाई एन की वैल्यू 5 लॉग, देखो अब इसमें भी थोड़ा सावधानी रखना है। देखो Fe+3 का कंसंट्रेशन कितना लेंगे, तो बेटा Fe2SO4 थ्रायस का कंसंट्रेशन C2 मोलर है, तो Fe+3 का कितना होगा, ये कोएफिशिएंट से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये भी ध्यान रखना है ना, ये भी गलती कर सकते थे आप। Fe2SO4 थ्रायस का C2 मोलर है, तो Fe+3 का कितना होगा 2C2, क्योंकि कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पे आपका 2C2 आएगा, ध्यान रखिएगा C2 नहीं रखना है, कितना 2C2, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Mn+2, तो Mn+2 का कंसंट्रेशन कितना C4 ही रखेंगे, इंटू C4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे डिवाइडेड बाई Fe+2 का, FeSO4 का C1 है, तो Fe+2 का भी C1 ही रहेगा, तो ये आपका C1⁵ इंटू MnO4 माइनस का कंसंट्रेशन कितना लोगे, तो MnO4 माइनस का C3 ही रहेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 के साथ है, तो ये हमारा C3 हो जाएगा, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, तो हमारे लिए H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना है C5, H2SO4 का C5, तो H+ का कितना हो जाएगा 2C5, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 2 लगा है। अगर H2SO4 0.05 मोलर होता तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना होता था 2 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 2C5 हो जाएगा,
तो ये दो चीजों में भी ध्यान रखना है, और पावर में कितना आएगा 8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ई सेल का। अब वही मैं C1 C2 वगैरह की वैल्यू दे देता, C1 C2 C3 की वैल्यू दे देता, तो आप तुरंत आंसर को निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ पाए हम लोग? चलो एक और है अपने पास, एक और इलेक्ट्रोड पढ़ना है, तो उसे भी मैं स्टार्ट कर ही देता हूं। ठीक है, कल हम लोग उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी समझेंगे कैसे है, तो उस हाफ सेल को भी मैं ले लेता हूं। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। आप वीडियो रोक के और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ये तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल का। खूब इसमें C1 C2 C4 सबकी वैल्यूज अगर दे देता तो ये न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकते थे। तो इसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जिसमें आपको रेडॉक्स हाफ रिएक्शन की भी जरूरत पड़ गई। चलो अब लास्ट हमें एक सेल पढ़ना है, 4 टाइप का सेल पढ़ना है हमें बेटा। मेटल इनसॉल्युबल, मेटल इनसॉल्युबल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल, एनायन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोलो या हाफ सेल, दोनों का मीनिंग मैंने बताया आपको एक ही होता है। ठीक है, तो लास्ट सेल हमें एक और देखना है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो इसमें आपको देखो मेटल भी मिलेगा, मेटल भी मिलेगा, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट भी मिलेगा, और उस इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन भी मिलेगा। तो दिस इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल। जो मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता है उसी का स्पेशल केस है। कैसे मेटल मेटल आयन को इसमें कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का मतलब क्या है ना? ये एक ऐसा सेल है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल में क्या करते थे, मेटल की रॉड को लेते थे और उसी के सॉल्यूशन के अंदर हम लोग डिप करा देते थे। मेटल रॉड लिया, उसके एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जस्ट हम लोग डिप करा कर रख देते थे। इसमें क्या होता है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड में क्या हो जाता है, मेटल का जो रॉड है इसके ऊपर पहले कोटिंग करा दी जाती है। किसकी कोटिंग? इनसॉल्युबल सॉल्ट की। और वो इनसॉल्युबल सॉल्ट उसी मेटल का होता है। मेटल लिया, उसके ऊपर कोटिंग कराई, और फिर उसको एक एनायन के सॉल्यूशन में डिप कराते हैं जो उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का होता है। जैसे अब समझ नहीं आओगे, एग्जांपल से देखो, अगर हमारे पास ये Ag की रॉड है, Ag की रॉड, तो Ag की रॉड के ऊपर मैं कोटिंग करा दूंगा किसका, AgCl का, क्योंकि AgCl Ag का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो कोटिंग करा दी मैंने AgCl की, और मैं सॉल्यूशन में डिप कराऊंगा किसके, क्लोराइड आयन के। जिसकी कोटिंग कराई है उसी के एनायन के सॉल्यूशन में डिप कराते हैं। तो सिल्वर की रॉड है, अगर Ag की रॉड है, Ag के ऊपर AgCl की अगर आपने कोटिंग करा दी, मतलब मेटल मिल गया, मेटल के ऊपर इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl आ गया, और उसको डिप कराओगे आप उसी के एनायन में, मतलब किसमें, Cl- में। अगर मैं AgBr की कोटिंग कराता तो मैं ब्रोमाइड आयन के सॉल्यूशन में डालता। अगर मैं AgI की कोटिंग कराता तो मैं आयोडाइड आयन में डालता। ठीक है, इसी तरीके से लेड, Pb जो होता है, Pb भी एक Pb का PbSO4 इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। तो अगर ये Pb की रॉड होती तो Pb के ऊपर पहले किसकी कोटिंग हो जाती, PbSO4 की, इनसॉल्युबल सॉल्ट PbSO4 की कोटिंग हो जाती, और उसको हम लोग डिप कराते किसके अंदर, सल्फेट आयन के अंदर, क्योंकि उसका एनायन क्या है, सल्फेट। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन में एक ही मेटल रहेगा, उस मेटल के ऊपर पहले इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग होगी, और उसको डिप कराते हैं उसी के एक्वस सॉल्यूशन में जो उस एनायन से बना होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट के। तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे, दिस हाफ सेल कंटेन, दिस हाफ सेल कंटेन, this half cell contains a metal rod, a metal rod coated with, a metal rod coated with, पहले हम लोग मेटल रॉड को सिंपली डालते थे, इसमें मेटल रॉड कोटेड हो जाता है। दिस हाफ सेल कंटेन्स ए मेटल रॉड कोटेड विथ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ, इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल। जैसे आपने Ag लिया तो उसके ऊपर AgCl की कोटिंग। दिस हाफ सेल कंटेन्स ए मेटल रॉड कोटेड विथ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, एंड दैट कोटेड रॉड, एंड दैट कोटेड रॉड इज डिप्ड, दैट कोटेड रॉड इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ, solution of, solution containing, that coated rod is dipped into solution containing, solution containing anion of, anion of
डेट इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन ऑफ डेट इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो इसमें बेटा एक मेटल रॉड लेते हैं, उसको मेटल रॉड को उसी से कोटेड किया जाता है, उसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट से। सिल्वर लोगे तो AgCl से, Pb लोगे तो PbSO4 से, इनसॉल्युबल सॉल्ट से ऑफ द सेम मेटल, और उसको डिप करा दिया जाता है, डिप्ड इनटू सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में? जिसके अंदर एनायन ऑफ डेट इनसॉल्युबल सॉल्ट। उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का क्या होना चाहिए? एनायन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन होता है। ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको पढ़ा। तो ये लास्ट टॉपिक है अपना, है ना। इसके बाद हमारा गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है। अगर हमने ये ले लिया कंटेनर, ये बेटा अगर हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन ले लिया। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, देखो ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपने एक रॉड को डिप कराया है। ठीक है, रॉड को, और ये उसका क्या रहेगा? इस रॉड के ऊपर क्या रहेगा बेटा? कोटिंग भी रहेगी। देखो इस रॉड के ऊपर क्या रहेगा? दिस रॉड विल बी कोटेड। ये रॉड को इस तरीके से कोटिंग दिखा रहा हूं मैं कि ये कोटेड है। ये इसकी क्या है? इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग है इस रॉड के ऊपर। तो दिस रॉड इज कोटेड विथ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। और ये डिप किस में करा के रखेंगे हम लोग? डिप करा के रखेंगे उसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट के एनायन के एक्वस सॉल्यूशन में। तो सपोज करो अगर ये आपका रॉड Ag का रॉड है, अगर इसे मान लो मैंने Ag रॉड ले लिया, ये सिल्वर की रॉड है, तो सिल्वर की रॉड है तो इसके ऊपर ये जो कोटिंग है बेटा, ये कोटिंग किसकी होगी? ये कोटिंग है कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl। सपोज करो इसके ऊपर किसकी कोटिंग करा दी है? AgCl की। Ag की रॉड ली, AgCl की कोटिंग करा दी, तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? ये सॉल्यूशन किसका लेना पड़ेगा? अगर AgCl की कोटिंग है तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयंस, क्लोराइड आयंस का रहेगा, Cl माइनस आयंस। अगर यहां में AgBr की कोटिंग कराता तो ये Br माइनस का सॉल्यूशन होता, अगर AgI की कोटिंग कराता तो ये I माइनस का सॉल्यूशन होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस तरीके का इसका वर्किंग डायग्राम बनता है। मेटल है, उसकी कोटिंग भी है उसके ऊपर, और उसको हमने सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन के अंदर क्या कर दिया? डिप करा दिया। अगर यहाँ Pb की रॉड होती तो इसके ऊपर कोटिंग किसकी जाती बेटा? PbSO4 की, और डिप किस में कराते? सल्फेट के अंदर, SO4 माइनस में। अब इसका नोटेशन कैसे दिखाते हैं? दिखाने का तरीका क्या होगा? तो अब ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है ना, ध्यान रखने वाला है, ध्यान रखिएगा। एनोड की तरह दिखाना होगा तो बेटा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और टर्मिनल हमेशा कहां आता है आपका? लेफ्ट मोस्ट में। तो इसका देखो थोड़ा सा नोटेशन इसको ध्यान में ही रखिएगा। Ag सॉलिड सबसे पीछे आ जाएगा, क्योंकि यही हमारा इसी का मेटल, ये खुद किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोड की तरह। इसमें प्लेटिनम वायर डालने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोड की तरह तो काम कर ही सकता है। एनोड भी हो सकता है, इट में भी एनोड में भी कैथोड, एनोड की तरह भी काम कर सकता है, ये आपका कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो Ag सॉलिड अगर हम लोग एनोड की तरह बनाओगे तो लेफ्ट मोस्ट पे Ag सॉलिड आएगा। और देखो Ag सॉलिड मेटल आयन में किस में कन्वर्ट होता था बेटा? Ag सॉलिड Ag प्लस में कन्वर्ट होता था, पर यहाँ पे Ag प्लस नहीं रहता, यहाँ पे वो Ag प्लस किस में उल्टा कन्वर्ट हो जाता है? AgCl में, क्योंकि जो भी Ag प्लस निकलेगा वो क्लोराइड आयन से कंबाइन होकर क्या बना लेता है? AgCl। तो यहाँ पे Ag सॉलिड, फिर AgCl सॉलिड, और फिर आपका इधर Cl माइनस एक्वस। इस तरीके से नोट का नोटेशन होता है, ध्यान रखिएगा। Ag सॉलिड, अभी भी देखो ये Ag सॉलिड है ना। अब आप कहोगे सर सॉलिड फेज है, तो अब वर्टिकल लाइन की जरूरत क्या है? तो यहाँ पे फेज सेपरेशन की वजह से हम लोग डालते हैं। देखो बाउंड्री अलग हो जाती है, रॉड की बाउंड्री अलग है, कोटेड मटेरियल की बाउंड्री अलग है, तो इसका नोटेशन कुछ इस तरीके से स्पेशल फॉर्म में दिखाया जाता है। Ag सॉलिड, इससे हमें पता चलेगा ये लेफ्ट में बैठा है, तो अगर ये लेफ्ट साइड में बैठा है बेटा, तो इससे पता चलेगा कैसा होगा? एनोड की तरह। और Ag प्लस में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Ag प्लस नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता है? AgCl हो जाता है वो। ठीक है, और साथ में उसका एनायन भी दिखाई देता है। तो देखो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, इसलिए इसका नाम ही क्या है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल भी रहेगा, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट भी रहेगा, और उसी का एनायन भी रहेगा। तो इस तरीके से एनोड का नोटेशन हो जाएगा।
और अगर इसको कैथोड पे नोटेशन दिखाना है तो कैथोड पे कैसे दिखाओगे? तो कैथोड जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैथोड में हमें पता है कैथोड में हमारा Ag सॉलिड किधर आना चाहिए? एकदम टर्मिनल पॉइंट पे। अगर हमारा राइट साइड में आएगा Ag सॉलिड, राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब है कैसा होगा? कैथोड होगा, तो Ag राइट में आएगा। और Ag किससे बनता है? Ag प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू Ag, तो यहाँ पे Ag प्लस ना होके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? AgCl सॉलिड, और सबसे पीछे वाले टर्मिनल में आपका Cl माइनस एक्वस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखने वाला है बेटा, ध्यान नहीं रखोगे तो ये गड़बड़ करके आ जाओगे पेपर में। तो हमारे पास एनोड में लेफ्ट में Ag सॉलिड दिखाई देगा, कैथोड के केस में राइट में। सॉल्ट जो है ये हमेशा बीच में रहेगा, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो हमेशा कहां रहेगा? बीच में। AgCl हमेशा बीच में रहता है, तो सॉल्ट विल बी ऑलवेज इन मिडिल। ध्यान रखिएगा, नोटेशन में अंदर सॉल्ट को हमेशा आपको मिडिल में ही रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एनोड और कैथोड का नोटेशन हो जाता है। तो इसका एनोड हाफ सेल रिएक्शन और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। तो टाइम हो गया है काफी, तो कल हम लोग, ये हमने नोटेशन को आज मैंने बता दिया, कल इसी का एनोड हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, और उसके ऊपर नस्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे, और किस तरीके से हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन को मेटल मेटल आयन हाफ सेल से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो सब चीजें मैं कल की क्लास में आपका करवाऊंगा। तो कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल कंप्लीट होने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।